तो एक आदर्श गृहिणी कुछ चावल को देख करके पता लगा लेती है कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं। इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के अंदर जो उत्तर पुस्तिका को चेक करने वाला शिक्षक है वो आसानी से पता लगा लेता है कि आपका जो है लेवल क्या है। ठीक है, जैसे कि आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है, तो सवाल एक है, लिखने वालों के पास में कमोबेश उत्तर एक जैसा ही है, तो फिर नंबर किसके ज़्यादा आएंगे? तो नंबर उसके ज़्यादा आएंगे जिसके उत्तर के अंदर सर्वांगीणता का गुण है। वो जब टीचर 3-4 सवाल चेक करेगा उसको पता लग जाएगा। जैसे सपोज कर एक छोटा सा सवाल पूछा कि सत्याग्रह क्या है गांधी जी के अनुसार, तो मैंने लिख दिया गांधी जी के अनुसार सत्य के प्रति जो आग्रह है ना, वो सत्याग्रह है। दूसरे विद्यार्थी ने लिखा, इस बात को तो लिखा ही है, साथ में उसने लिखा कि जो प्रतिपक्ष है उसके प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखते हुए, हृदय परिवर्तन की अवधारणा में विश्वास रखते हुए, दूसरी बात उसने ये लिख दी। ठीक है, फिर तीसरे ने और लिखी, गांधी जी के लिए ये जो सत्य है ये क्या है? साध्य है, एक और लिख दी। चौथे ने क्या पॉइंट लिखा? चौथे ने लिखा, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि जो ईश्वर है ना वही सत्य है, पहले उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लोग माने नहीं माने, नास्तिक लोग हैं, ईश्वर को माने नहीं। तो गांधी जी ने क्या कह दिया? गांधी जी ने कह दिया कि सत्य ही ईश्वर है। इसको तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी स्वीकार करेगा सत्य को। तो अब देखो 4 पॉइंट निकल करके आए हैं और इन 4 पॉइंट को समाहित करते हुए जो उत्तर लिखेगा उसके 2 में से 2 अंक आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब समझे आप, कहने का मतलब हो गया उत्तर के अंदर सर्वांगीण पूर्णता का, एज ए होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्णता का भाव होना चाहिए। एक और उदाहरण दूं आपको, जैसे आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में संघवाद के कौन से लक्षण हैं? भारतीय संविधान में संघवाद के, फेडरलिज्म के कौन से लक्षण? तो जैसे मान लो 5 पॉइंट है सपोज करो, ठीक है। अब एक ने लिखा कि भारतीय संविधान स्वतंत्र संविधान है, यहाँ पे निष्पक्ष न्यायपालिका है, यहाँ पर सूची का विभाजन किया गया है। ठीक है, और दूसरे ने क्या लिखा? दूसरे ने लिखा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, और सूची का केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट सूची का निर्धारण, कोष्टक में लिख दिया केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसके अलावा लिखित संविधान, और 5 पॉइंट है ना, टोटल 5 या 6 पॉइंट है वो लिख दिए। तो नंबर किसके ज्यादा आएंगे? जिसने पूरे के पूरे 5 या 6 पॉइंट है जो किताबों में दिए हुए हैं और उसी क्रम के अंदर दिए हुए। जैसे मैंने आपसे जानबूझ करके गलत बोला, जैसे मैंने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, तो ये पहले नंबर पे नहीं है। जो पॉइंट पहले नंबर पे है वो पहले नंबर पे आना चाहिए, दूसरे नंबर पे कोशिश करो। ठीक है, उधर उधर हो जाए तो अलग बात है। जैसे कि आपसे सवाल पूछे जाए भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल है, 50 शब्दों में पूछे गए। आप यूं समझ लीजिए, इतना सिंपल नहीं पूछ करके उन्होंने पूछा कि भारत का संविधान विभिन्न विदेशी तत्वों से अवधारणाएं गृहीत करके अपने मौलिक रूप से अपने आप को उसने संशोधित किया। ये टॉपिक दे दिया, छोटा सा 50 शब्दों में बोला। ठीक, अब चीजें वही है लेकिन सारे के सारे पॉइंट आने चाहिए। पॉइंट कितने हो जाएंगे इसके अंदर? लगभग 20 पॉइंट हो जाएंगे ना। भारत का संविधान स्वतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से इतने ज्यादा चुनाव हो गए, मूल अधिकारों की व्यवस्था है, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था है, नीति निर्देशक जो तत्व है उनकी व्यवस्था की गई है, नागरिकता संबंधी विशिष्ट जो है वो प्रावधान किए गए हैं, संसदीय प्रणाली को हम लोगों ने अपनाया है, विशेष तरीके के संवैधानिक आयोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस तरीके की कम से कम 15-20 पॉइंट है। ठीक है, तो उसमें भी क्रमिकता का ध्यान रखते हुए, टू द पॉइंट बात कहते हुए, तो जो उत्तर लिखेगा ना, देखो एक चाहे लेखक हो तो उसकी लेखनी में प्रवाह होना चाहिए, एक वक्ता है तो उसके बोलने में प्रवाह होना चाहिए। ठीक, और उत्तर पुस्तिका में भी अगर आप लिख रहे हो तो शिक्षक जो चेक करेगा तो भाषा के अंतर्गत क्या होना चाहिए? प्रवाह होना जरूरी है। उस प्रवाह जैसे माला है ना, माला के अंदर आप देखो, माला के बिखरे बिखरे पड़े इधर उधर, और एक जो माला है मनकों के अंदर पिरो दे, ठीक है, तो कितनी सुंदर हो जाती है। तो आपका काम क्या है कि जो आपने पढ़ा है पहले तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें आनी चाहिए और उसको मनके के अंदर माला रूपी जो मनके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पिरोए हुए होना चाहिए, तभी आपके अंक आते हैं। इसी तरीके से सपोज करो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा गया कि राजस्थान की बात कर लो या भारत की बात कर लो, जनजातीय जो समाज है उसकी क्या समस्याएं हैं। ठीक है, अब आपने 4 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, 50 शब्दों में सवाल पूछा, किसी ने 12 पॉइंट लिखे, किसी ने 15 पॉइंट लिखे। ठीक है, तो नंबर ज्यादा किसके आएंगे? निश्चित रूप से जिसने पॉइंट ज्यादा लिखे, क्रमिकता के साथ में लिखे। ठीक है, अब
आपने ये सवाल पढ़ा जनजातीय समस्याओं की, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, अभी आपने किताब ली है, ये जनजातीय समुदाय पढ़ रहे, तो आप सोचो जनजातीय समुदाय के साथ में क्या प्रॉब्लम, पहले तो लेमैन के हिसाब से सोचो, बिना किताब खुद सोचो, तो आपके दिमाग में आएगा कि जनजातीय समुदाय है, साक्षरता का अभाव है, वहाँ पे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्थायी आय का कोई उनका जो जरिया है वो नहीं है, और खेती के जो तरीके हैं दजिया चिमाता या वालरा या जो भी है परंपरागत जो खेती के तरीके हैं, औद्योगिक संस्कृति नहीं है वहाँ पर, ठीक है, संविधान के द्वारा जो प्रावधान लागू किए गए हैं उनका पूर्ण रूप से वो फायदा नहीं उठा पाए हैं। फिर थोड़ा सा राजनीतिक तंत्र, प्रशासनिक जो निष्क्रियता, उसका हल्का सा उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरीके से पहले लेमैन के अंतर्गत आपके दिमाग में 7 पॉइंट आ गए। अब जब दोबारा पढ़ो ना बिल्कुल, तो पहले तो ये देखो कि आपके जो पॉइंट है वो उस बुकिश लैंग्वेज में कितने आ रहे हैं, फिर और देखो कि नए पॉइंट कौन कौन से उसके अंदर आए, और दोबारा फिर अब आप जब वापस आपने 7 पॉइंट खुद को याद है, 8 पॉइंट किताब से पढ़ ली, तो आपके दिमाग के अंदर 15 पॉइंट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है चीजों को तैयार करो ना तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। केंद्र राज्य संबंध पूछे आपसे कि केंद्र राज्य संबंध आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अब आपसे पूछे कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, तो आप दिमाग खटाखट होना चाहिए कि साहब राज्यपाल के पद का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए, धारा 356 को रोका जाना चाहिए, धारा 356 का मिसयूज दुरुपयोग रोका जाना चाहिए, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह उनको भेजने से पहले उनकी परमिशन ली जानी चाहिए, केंद्र को राज्य सूची के अंतर्गत हस्तक्षेप कम से कम करना चाहिए, नौकरशाही पर जो नियंत्रण है राज्य कर सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रांतीय सेवा को भी विशेष ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद, नदी निपटारा जो है उसका समाधान तरीके से होना चाहिए, सहकारी संघवाद की अवधारणा को ज्यादा से ज्यादा लागू किया जाना चाहिए। तो ऐसे 20 पॉइंट आपके पास में हैं, और फिर शिक्षक पूछेगा, फिर आप देखो कितने अच्छे नंबर आते हैं। आप घर से तैयारी नहीं करके जाते हैं, आप तो पूरा केंद्र राज्य संबंध पढ़ लिया, विधायी संबंध पढ़ लिया, वित्तीय संबंध पढ़ लिया, प्रशासनिक संबंध पढ़ लिया, कभी दिमाग पे जोर ही नहीं डाला कि शिक्षक किस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो जब पढ़ो ना तो उस समय घर से ही फ्रेमिंग कर लो कि शिक्षक ये सवाल पूछ सकता है, केंद्र राज्य संबंध है तो आप केंद्र राज्य संबंध के लिए शिक्षक ये सवाल पूछ सकता है कि विधायी दृष्टि में वो कौन से पॉइंट है जिसके आधार पे केंद्र का पलड़ा भारी है। दूसरा ये पूछ सकते हैं विधायी संबंधों में कौन कौन से तत्व है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, दूसरा ये सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत प्रशासनिक विवाद के कौन कौन से पॉइंट है, केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत प्रशासनिक सहयोग के अंतर्गत सहकारी वाद को बढ़ावा देने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वो कौन से तत्व है केंद्र राज्यों के बीच के अंतर्गत विवादों के अंतर्गत जिसके कारण कहा जाता है कि राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं जैसी हो गई है। यह पूछा जा सकता है कि केंद्र पर जो आरोप राज्य सरकारें लगाती है वो आरोप राज्य सरकार पर नगर पालिका, नगर निगम जैसी संस्थाएं लगाती है। बात खत्म। तो पढ़ो इस तरीके से कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, और हाथों हाथ पढ़ा, हाथों हाथ याद किया। बासी बच्चे न कुत्ता खाए कि जो गांव के अंदर अवधारणा है, तो ये सोचो कि साहब आज हमें याद करना, हम तो इतना याद करना है, आज इतना ही करना है, बासी होना ही नहीं है। और तुरता तुरत के अंदर याद कर लिया, तुरता तुरत के अंतर्गत खुद बोल लिया, नोट्स के अंदर उसको लिख लिया, किसी दोस्त को सुना लिया, परमानेंट मेमोरी के अंदर चला गया, जिंदगी के अंदर कभी भूलोगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।